everyone. How are you all? I hope everyone is good and fine. आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं रिचा आपका रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने अपने फिर से हिंदी की 3rd क्लास लेकर यहाँ पर आई हुई हूँ और क्लास स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको एक मोटिवेशनल थॉट के साथ अपना क्लास स्टार्ट करूँगी, जो कि है कुछ करने की इच्छा रखने वालों के लिए, जो कुछ भी करने की, थोड़ा भी करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए कुछ भी कार्य, कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। तो हम तो आपके साथ बहुत कुछ करने के लिए यहाँ पे रेडी हैं, बहुत कुछ पढ़ाने के लिए आपको रेडी हैं। आपके लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि आप सब बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं। आप हमारी करंट अफेयर्स की भी क्लासेस को देखते हैं, आप हमारी बाकी क्लासेस को भी बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। उस प्यार के लिए, उस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमारा चैनल आगे भी ऐसे ही देखते रहे, हमारी क्लासेस को देखते रहे, एंजॉय करते रहे और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें। हमारी कंटिन्यू क्लास को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जैसे ही हमारी क्लास अपडेट हो, अपलोड हो, आप तक तुरंत इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और आप अपनी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर सकें। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं, जैसे ही वैसे ही देते रहिए और भी अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को, रिलेटिव्स को इन क्लासेस को शेयर करिए, ताकि वो भी इन क्लासेस को एंजॉय कर सकें, अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। और आप भी कॉम्पिटिटिव के साथ साथ आप करंट अफेयर्स को भी डेली देखते रहिए, अपने नॉलेज को आप इंक्रीज करते रहिए, बढ़ाते रहिए। उसके साथ ही हम आज आपके लिए हिस्ट्री की क्लास लेकर फिर से आए हैं, जिसमें कि आपने पढ़ा था आदि ऐतिहासिक काल। हम पढ़ रहे थे आदि ऐतिहासिक काल में हमको शुरू करना था। उसके पहले हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल। हमने आपको एंशिएंट हिस्ट्री से पढ़ाना स्टार्ट किया है, जिसमें आपने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसके बाद हमने प्रागैतिहासिक काल का डिवीजन देखा, जिसमें कि थे आपको 2 हमने पढ़ा दिया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे नव पाषाण काल के साथ। उसके वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके किसी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हम पे ट्रस्ट रखें। आपका हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कभी चेंज नहीं होता है। आपका करंट अफेयर्स डेली अपडेट होते हैं, बट आपका हिस्ट्री सेम ही रहता है। और आपके लिए मैं संडे को स्पेशल प्रीवियस ईयर क्लासेस क्वेश्चन आंसर हिस्ट्री के लेके आऊँगी, जो कि आपके पीसीएस के क्वेश्चन है, आपके आईएएस के क्वेश्चन है, आपके डिफरेंट स्टेट के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आने वाले कमिंग एग्जाम पीसीएस का एग्जाम है आपका 11 अक्टूबर को, और आपका 4 अक्टूबर को जो है आपका आईएएस के एग्जाम है। बट मैं ये कहूँगी कि आपके लिए ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री के ये फैक्ट्स आपके लिए हमेशा काम आएंगे। हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होती है, एज यू ऑल नो। ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज आपके लिए किसी एक बुक का मैटर नहीं है। ये मैटर आपको एक कंटेंट जो कि कई सारी बुक्स का कंपाइलेशन है, उससे लिया गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स आईएएस, पीसीएस के मास्टर वीडियोस के ये मैटर है। और अभी तो आपको स्टार्ट हुआ है, अभी तो क्लासेस सिर्फ स्टार्ट हुई, अभी तो हमने अपनी जर्नी सिर्फ स्टार्ट की है। टाइम के साथ आप देखिएगा, आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा कि आपको ये मैटर कहाँ से मिल रहा है। और आपके पास एक बार ये मास्टर वीडियोस की जो अभी क्लासेस चल रही हैं, जो कि आपका कोर कंटेंट है, ये आप अपने किसी भी एग्जाम में जाने से पहले क्विक रिवीजन के लिए आप देख सकते हैं। उसके बाद हम एक डिटेल्ड क्लासेस भी लेके आपके लिए चलेंगे। हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक एक पॉइंट, एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ड्रॉप ना करें। तो चलिए अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं नव पाषाण काल से। जैसा कि आपने पढ़ा कि मानव ने क्या क्या बदलाव किए, मानव धीरे धीरे अपने जीवन को कैसे बढ़ाता रहा, इम्प्रूव करता रहा। तो अब आगे क्या हुआ, नव पाषाण काल में मानव अपना स्थायी जीवन जीने लगा। मानव स्थायी जीवन जीने लगा, जो कि पहले की आपको मैंने बताया कि खानाबदोश का जीवन जीता था, बट अब स्थायी हो गया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक समाज की संरचना होने लगी थी, एक नियोजन होने लगा था, जो कि समाज का बदलाव होने लगा था, चेंजेस होने लगे थे। यहाँ पे क्या हुआ, समाज की संरचना का नाम
नाम दिया जाने लगा। पहले बदलाव हुआ, चेंज हुए, फैमिली बनी, अब यहाँ पे संरचना का नाम भी देने लगे। उसके बाद नवपाषाण काल में बहुत बड़ा चेंज आता है जो कि है तांबा का आविष्कार। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको पूछा जा सकता है कि तांबा का आविष्कार किस काल में हुआ, वो है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में जब तांबा का आविष्कार हुआ, तांबा के आविष्कार होने के बाद जब टिन था, टिन के साथ मिलाकर तांबा को कांसा बनाया जाने लगा। कांसा आपको पता है कि कांस्य युगीन सभ्यता भी रही है, वो भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। कांसे के बनने के बाद हमारे तक के जीवन में काल में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जो कि कांसे को तांबा और टिन के साथ मिला के बनाया जाता था। तांबा, और जब तांबा की खोज हो गई तो तांबा और टिन को लेकर कांसा बनाया जाने लगा। इसका कांसा बनने का परिणाम ये हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता यहीं से जन्मी है। हड़प्पा सभ्यता का जन्म यहीं से हुआ है और इसी को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में ब्रोंज कहा जाता है। कांसे को कहा जाता है ब्रोंज। तो इस ब्रोंज का भी यहीं से आविष्कार होने के बाद हड़प्पा सभ्यता आई और इसी को हम कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। ये आप इसको ये भी आप जरूर नोट डाउन कर लें कि इसको कहा जाने लगा हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कांसे को बनाने में किस चीज का कितना इन्वॉल्वमेंट था। तो था 15% टिन हुआ करती थी और 85% तांबा। इससे आपको ये भी पता चल सकता है कि जब 15% केवल टिन होती थी और अगर तांबे की खोज यहाँ पे नहीं होती, तांबे की खोज नहीं होती तो बिना तांबे की खोज के कांसा बनाना इम्पॉसिबल था, क्योंकि 85% तांबे को लिया जा रहा है, तो बिना तांबा के कांसा नहीं बन सकता था। उसके बाद इसको, ये जो आपका काल है नवपाषाण काल, ये आपका क्रांतिकारी दौर से गुजरा है। ये बहुत ही क्रांतिकारी दौर से गुजरा है। इसका मतलब ये है कि इस क्रांतिकारी मीन्स होता, क्रांति का मतलब होता है बदलाव, चेंज, इवोल्यूशन, डेवलपमेंट। यहाँ पे क्रांतिकारी दौर से गुजरने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पर क्रांतिकारी बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए। ये क्रांतिकारी दौर का होने का मतलब है कि इस काल में मानव ने बहुत सारा डेवलपमेंट किया, अपने आप को बहुत सारा इवोल्यूएट किया, बहुत सारे अपने अंदर चेंजेस लाए और बहुत सारा बदलाव करके अपने आप को और ज़्यादा अपडेट कर लिया। इसके बाद क्या हुआ कि जो साउथ इंडिया में महापाषाण संस्कृतियां ही चल रही थी। तो साउथ इंडिया में जो महापाषाण की जो भी संस्कृति होती थी, जैसा हमारा कल्चर होता है उसी के हिसाब से हम अपना चलते हैं। आजकल का जो कल्चर है उसी के साथ हम चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं। उसी तरह से साउथ इंडिया में महापाषाण संस्कृतियां उस समय चलती थी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, या आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जाती हूँ। तो आई होप आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बताया जाता है कि समाधान जो होते थे, जो समय समाधान हुआ करते थे, उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। इसलिए इसको कहते हैं मेगालिथिक एज या महापाषाण कालीन संस्कृति। जो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि महापाषाण संस्कृति थी वो साउथ इंडिया में होती थी, ये वही है। इसका मतलब है कि समाधान जो होते थे उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे और इसको मेगालिथिक एज इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं महापाषाण कालीन संस्कृति। ओके, अभी आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि जो 20 लाख बीसी है, 20 लाख जो बीसी थी, ये आपकी 20 लाख बीसी से जो 2500 तक जो आपकी बीच चल रहा था अभी प्रागैतिहासिक काल, वो प्रागैतिहासिक काल धीरे धीरे करके आदि ऐतिहासिक काल में बदल गया। प्रागैतिहासिक काल जो था वो धीरे धीरे करके आदि ऐतिहासिक काल का दौर अब आने लगा और इस समय क्या हुआ कि इस समाज का विकास नवपाषाण ने किया। जैसा कि आपको मैंने बताया कि प्रागैतिहासिक काल में था पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण।
तो क्या होता है कि पूरा पाषाण में धीरे धीरे चेंजेस आना शुरू होते हैं, धीरे धीरे लोग विकास करना, डेवलपमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो वो डेवलप करते 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 जो होता नव पाषाण काल, जिसका नाम ही पता चलता, नव मीन्स नया, तो उसमें लोगों ने एकदम विकास ला दिया, समाज का विकास हो गया, जो कि अब वहाँ पे नगरीय जीवन जीने लगे लोग। जैसे कि होता है कि पहले लोग गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, फिर धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई करने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए, वर्क करने के लिए, जॉब करने के लिए कहाँ जाते हैं, वो नगर की तरफ, सिटी की तरफ जाते हैं। उसी तरह जब इन लोगों ने भी विकास कर लिया, तो विकास करने के बाद ये लोग कहाँ पे आए, नगरीय जीवन जीने लग गए। धीरे धीरे अपने आप को इन्होंने चेंज कर लिया, डेवलप कर लिया और नगरीय जीवन की तरह जीने लगे, अपडेटेड हो गए ये लोग। और उसके बाद कहते हैं कि नव पाषाण काल में ही पहिए और चाक का आविष्कार हुआ है। पहिए और चाक का आविष्कार होना एक बहुत बड़ा आविष्कार है, बहुत बड़ा एक कहते हैं इन्वेंशन है, जिससे कि पहिया क्या हुआ, जब पहिया बनने लगा तो पहिए से गाड़ी बनने लगी, धीरे धीरे लोग अपना साइकिल बनाने लगे, इस तरह से बना के ऐसा बैलगाड़ी बनाने लगे। तो उससे क्या होता था कि एक सामान को दूसरे जगह पे ले जा सकते थे, इससे ट्रेड भी बढ़ने लगा। मतलब एक होता है कि अपना कुछ पैदावार करते थे, उसको ले जाके मार्केट में बेच सकते थे, क्योंकि नगरीय जीवन जीने लगे थे। तो ये सब होना बहुत स्वाभाविक बात है। तो यहाँ पे इन लोग ने और चाक का आविष्कार किया। चाक का आविष्कार जैसा कि आपको पता होगा कि चाक क्या करते हैं, उससे लोग बर्तन बनाते, मिट्टी के बर्तन। अब आग की खोज हो गई, बर्तन बनने लगे, पहिया बन गया, तो अब लोग क्यों ना भाई डेवलप होना बनता है। तो इन लोग ने क्या किया, फिर बर्तन बनाने शुरू कर दिए, अब बर्तन बनाने लगे। उसके बाद क्या हुआ, काले एवं लाल रंग का प्रयोग से सिंधु घाटी सभ्यता का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। इसका मतलब है कि धीरे धीरे लोग को रंगों का, पहले पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, अब धीरे धीरे जान पहचान हो गई रंगों से, चीजों से। तो इन्होंने क्या किया, काले एवं लाल रंग का प्रयोग किया सिंधु घाटी सभ्यता में। अब हम धीरे धीरे आपको बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, वैदिक सभ्यता क्या है, सारी चीजें बताएंगे। उसके पहले आप इसको नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं यहाँ पे साइड हो जाती हूँ। आई होप आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या अपने पास नोट डाउन कर लिया होगा। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि अभी आपका प्रागैतिहासिक काल समाप्त हो गया है, एंड हो गया उसका। अब हम आते हैं आदि ऐतिहासिक काल पर। आपको पता है कि प्रागैतिहासिक काल के बाद है आदि ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल का जो समय है वो है 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। ठीक है, 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। कभी कभी एग्जाम्स में हमारे ये भी कह दिया जाता है कि काल को अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, अपने ईयर के हिसाब से उसको अरेंज करें, इसलिए ये भी कभी कभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ, आदि ऐतिहासिक काल में यह दो सभ्यता आई, एक आई हड़प्पा सभ्यता, दूसरी आई वैदिक सभ्यता। अब हम इन सभ्यताओं के बारे में भी, जो भी हमारे लिए बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसको हम आपको बताएंगे। सो पहले ये हम आपको बता देते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता थी, उसमें हड़प्पा सभ्यता में जो कि 2500 600 बीसी तक आदि ऐतिहासिक काल का था, उसमें से परिपक्व यानी कि जो मेन कोर होता है, वो जो आपका हड़प्पा चरण था वो था आपका 2500 से लेके बीसी से लेके 1750 बीसी तक। ठीक है, ये आपका परिपक्व। इसके बीच में हड़प्पा चरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या था। उसके बाद अब हम ये जान लेते हैं कि कोई भी चीज़ होती है तो उसका हम कहते हैं कि इसका सोर्स क्या है, यानी कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो हम पहले ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ तक सही या इंफॉर्मेशन हम तक आ रही है, या कोई फेक न्यूज़ तो नहीं है, या फेक इंफॉर्मेशन तो नहीं है। तो वैसे ही आदि ऐतिहासिक काल के बारे में लोगों को जानने को कहाँ से मिला, जो उस समय के मृत भांड थे। जैसा कि आपको पता चल गया कि चाक का आविष्कार हो गया था तो बर्तन बनने लगे थे, तो ऐसे ही क्या हुआ कि आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पता चलता है हमें मृत भांड, मिट्टी के बर्तन से। तो उस समय के जो मृत भांड थे, यानी मृत भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। इसको एक टर्म दिया गया मृत भांड, कभी कभी पूछ लेता है। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि टर्म का मतलब क्या होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जिसमें से पूछा जा सकता है मिट्टी के बर्तन, कुछ भी पूछा जा सकता है, वस्त्र या कुछ भी, तो इसका मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि जो आपका ये हड़प्पा सभ्यता है, उसी में सिंधु सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे।
पढ़ेंगे पहले। तो सिंधु सभ्यता के बारे का जो है विकास कहाँ से हुआ है, अब हम फिर से वही चीज़ है कि किसी चीज़ का डेवलपमेंट कहाँ हुआ है, वो चीज़ कहाँ से निकल के आई है और वो चीज़ क्यों निकल के आई है। तो अब हम ये जानेंगे कि सिंधु सभ्यता कहाँ से लेकर कहाँ तक थी। जैसे कहते हैं ना कि हमारा यूपी का कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक खत्म होता है, हमारा लखनऊ कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होता है, हमारा इंडिया कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होता है। उसी तरह हम यहाँ बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक खत्म होती। तो हम आपको बताएंगे कि ये उत्तर से, आप पढ़ते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो उसी तरह से ये उत्तर से शुरू होता है जब हमारे नॉर्थ से कहाँ से शुरू होता है, नॉर्थ में जम्मू के मांडा से, जो नॉर्थ में आपका जम्मू का मांडा है वहां से लेके दक्षिण में आपके महाराष्ट्र दैमाबाद तक, यानी कि जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कहाँ से कहाँ तक फैली, उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक मिली। उसके बाद कहते हैं कि पश्चिम में कहाँ से शुरू हुआ, वेस्ट में कहाँ से शुरू हुआ, वेस्ट में सुडगांगेडोर, ये एक जगह है जो कि आपके मकरांद तट पर है। तो वहां से लेके मकरांद तट कहाँ है, जो कि आपका ईरान है, ईरान के क्षेत्र से लगा हुआ यानी टच है, उसका पार्ट है मकरांद तट। वहां के सुडगांगेडोर है पश्चिम में, वहां से लेकर आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। आलमगीरपुर आपके हिंडन नदी के किनारे है और हिंडन नदी हमारे कहाँ है, यूपी में। ये यूपी के हिंडन नगर आलमगीरपुर, हिंडन नदी के आलमगीरपुर तक यहाँ पे इसका क्षेत्र है। अब आपको पता चल गया होगा कि उत्तर में कहाँ तक हुआ, उत्तर में हुआ महाराष्ट्र, उत्तर में जम्मू के मांडा से दक्षिण में महाराष्ट्र दैमाबाद तक, और हमारे पश्चिम में कहाँ से शुरू हुआ, सुडगांगेडोर के मकरांद तट जो कि ईरान से लगा हुआ है वहां से लेके हमें आलमगीरपुर के हिंडन नदी के किनारे यूपी में जो है वहां तक आपका मिलता है। तो आप इसको नोट डाउन एक बार कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है आदि ऐतिहासिक काल के बारे में, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उसके बाद हमको आगे के फैक्ट्स हम आपको बताते हैं। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि नगर नियोजन, अब आते ऐतिहासिक काल में आगे क्या स्टार्ट हुआ, नगर नियोजन। नगर नियोजन में क्या हुआ कि लोग धीरे धीरे करके नगर नियोजन से परिचित होने लगे, लोग नगर नियोजन से परिचित होने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने धीरे धीरे जब अपना नगरीय जीवन जीने लगे लोग, तो धीरे धीरे अपने आप को व्यवस्थित करने लगे। व्यवस्थित करने में उन्होंने क्या किया कि पक्की ईंटों से मकान बनाया, पक्की ईंटों से मकान बनाने लगे वो। उसके बाद फिर वो कुछ उन्होंने मकान ऐसे भी बनाए जो कि कच्ची ईंटों से थे, तो पक्की ईंटों के भी मकान बनाए और कच्ची ईंटों के भी मकान बनाए। उसके बाद इन्होंने फिर ये किया कि अपने मकान के किनारे जो गली होती थी, गलियों के किनारे किनारे किया नालियां बना ली, नालियां बनाने लगे वो लोग। फिर उसके बाद व्यवस्थित मकान हो गए उनके, उन्होंने व्यवस्थित रूप से मकान बनाना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने व्यवस्थित रूप से सड़क बनाने की जो कि संपूर्ण पे हुआ करती थी। उसके बाद क्या किया उन्होंने, नालियां व्यवस्थित रूप से बनाई। इसका मतलब है कि वो मकान व्यवस्थित बनाने लगे, नालियां व्यवस्थित बनाने लगे, सड़क जो व्यवस्थित बनाने लगे। वो एक व्यवस्थित रूप से अपने आप को सेटल कर रहे थे कि हम किस तरह से अब सेटल हो जाएं, अपना एक लाइफ स्टाइल जो है एक अच्छी सी जो है सेटल जो है स्टार्ट कर दें। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उस समय के जो लोग थे ये क्या करते थे, जो लेखन, वो लोग लेखन से धीरे धीरे अब जब इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो लिखना भी उन्होंने सीखा। लेखन में वो क्या करते थे, चित्रलिपि, अभी वो लोग चित्रलिपि का प्रयोग करते थे। तो चित्रलिपि का उस समय पे ये लोग अपना जो है प्रयोग करते थे लेखन में, जो कि परिचित थे। उसके बाद चित्रलिपि होती क्या है ये हम आपको बताएंगे। तो चित्रलिपि होती है जिसमें कि पहले हम दाएं से बाएं लिखते हैं, फिर बाएं से दाएं लिखेंगे और फिर हम दाएं से बाएं। इसका मतलब दाएं से बाएं गए, इसी बाएं से फिर दाएं जाएंगे, फिर इसी दाएं से फिर बाएं जाएंगे। मतलब कि वो एक कंटिन्यूटी जो दाएं बाएं वाली ये लोग बना के इसमें चलते थे। उसके बाद क्या हुआ कि एक और लिपि है, एक और शैली है जिसका नाम है बोस्त्रोफेदन। ये
जो शैली थी, ये शैली का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी के लोग। जो बेस्त्रोवेदन है इसका प्रयोग करते थे सिंधु घाटी के लोग। और उसके पहले मैंने आपको बताया कि लोग लेखन से परिचित थे, तो लेखन परिचित में क्या करते थे, ये लोग चित्रलिपि का प्रयोग करते थे, जिसका एक अपना एक अलग स्टाइल हुआ करता था। और बेस्त्रोवेदन में क्या करते थे, जो शैली का प्रयोग होता था ये केवल सिंधु घाटी के लोग ही इसका प्रयोग करते थे और कोई नहीं। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए इसके, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो रही हूँ। तो आई होप आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या उसे नोट डाउन कर लिया होगा पॉज करके। अब हम आगे चलते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के बारे में अब हम जानेंगे। किसी भी समाज का, किसी भी काल का अर्थव्यवस्था जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो अब हम इसका आदि ऐतिहासिक काल का अर्थव्यवस्था क्या थी, सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था क्या थी, अब हम ये जानेंगे। तो उसका जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था, जो उनकी इनकम की जो मेन सोर्स था वो था कृषि और व्यापार। अब जब उनके पास जो है पहिए बन गए थे तो बैलगाड़ी बन गई थी। इस तरह से वो अपने जो सामान को, अपने वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह मार्केट में ले जा सकते थे, उनको बेच सकते थे। तो इस तरह से उनका व्यापार बढ़ने लगा और उनको जो है पौधारोपण की और इन सब की बारे में पता चल गया था। तो उन्होंने क्या किया कि कृषि के भी करना शुरू कर दिया। तो उनका मुख्य आधार जो था, मेन इनकम सोर्स थी, वो थी कृषि और व्यापार। उसके बाद इस काल में और क्या क्या था, मोहरे बनने लगी, मिट्टी की मूर्ति बनने लगी, नर्तकी की मूर्ति बनने लगी। और जो वहां का समाज था वो मात्र सत्तात्मक हो गया था, समाज मात्र सत्तात्मक होने लगा। उसके बाद जो है धीरे धीरे वहां का, जो हमने आपको पहले बताया था कि वहां पे स्त्री की दशा बहुत ही दयनीय हो रही थी, बहुत ही खराब हो रही थी, वो अब आके यहाँ पे सुधरने लगी थी, सकारात्मक होने लगी थी। उसके बाद क्या हुआ, शिल्प उद्योग जो कि हाथ से होता है। शिल्प उद्योग में इन्होंने कपास का प्रयोग जो है, सिंधु सभ्यता के लोग थे, उन्होंने कपास का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो कपास का प्रयोग करने से शुरू हुआ यहाँ पे सिंधु सभ्यता से। उसके बाद कपास से वस्तुएं बनाई जाने लगी, वस्तु में कपड़े बनाए जाते हैं कपास से, जो हम पहनते हैं। उस तरह में धीरे धीरे उन्होंने रंगाई वगैरह करके कपड़े बनाने लगे। और उस समय मनके भी बनाई जाने लगी, मनका एक तरह की मुद्रा का होता है, वो भी बनाई जाने लगी। उसके बाद वहां पे लोगों ने पशुपालन करना शुरू किया। पशुपालन यानी जानवरों को पालना शुरू किया, उनसे भी मार के, जैसे कि होता है गाय भैंस पालने लगे, तो उनसे जो दूध होता था, दूध से भी वो लोग व्यापार करते थे। पशुपालन से कृषि में भी सहायता मिलती थी, बैल वगैरह होते हैं उनसे खेत जोतने का काम करते थे उसी तरह। लेकिन उस समय सब कुछ मिलने लगा, लेकिन अभी भी धार्मिक जीवन का ज्यादा साक्ष्य नहीं मिला। यानी कि हमें आदि ऐतिहासिक काल का जो सिंधु सभ्यता वगैरह है, यहाँ पे हमें ये नहीं मिला कि हाँ लोग बहुत ज्यादा धार्मिक थे, बस वहाँ पे देवी जी की पूजा होती थी, ये थोड़ा बहुत साक्ष्य मिला। देवी जी की मूर्ति मिली, तो मूर्तियों की जो मिट्टी की मूर्तियां मिली, उससे ये पता चलता है कि हाँ उस समय के लोग जो थे वो देवी की पूजा करते थे। जो कि आज भी अभी आप देखेंगे कि अगले महीने में आपको जो है दुर्गा पूजा वगैरह जो देखने को मिलेगी, नवरात्र का समय देखने को मिलेगा, उसमें भी देवी जी की पूजा एक भव्य रूप में होती है। वह यहीं से धीरे धीरे लोगों ने शुरू किया। उसके बाद अब हम यहाँ पे अर्थव्यवस्था के बारे में, फिर बाद में हम आपको ये बताते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल कहाँ से शुरू हुआ। जो 2500 BC से लेके आपका 1750 BC है, यहाँ पे सिंधु घाटी का परिपक्व समाज आपको देखने को मिलता है। उसके बाद 1750 से लेके आपका 1500 BC का जो समय काल है, इसमें आपको धीरे धीरे दिखेगा, मतलब ये आपका 2500 से 1750 का जो समय है, इस समय एक अपने चरम पे थी। जो सिंधु घाटी थी, वो सभ्यता थी, वो अपने चरम पे थी। उसके बाद यहाँ पे आके धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता का 1750 से लेके 1500 तक, यहाँ धीरे धीरे इनका पतन शुरू हो गया। अब इनका यहाँ पे पतन आ गया, धीरे धीरे इनका सभ्यता में धीरे धीरे गिरावट आने लगी, एक हाश होने लगा सभ्यता का। उसके बाद जो 1500 से लेके 1000 BC का समय है, यहाँ पे धीरे धीरे करके विदेशी जनजाति आने लगी। हम कहते हैं कि जब हमारा घर कमजोर पड़ता है, हमारे अंदर एकता कम हो जाती, तभी एक बाहर का जो शत्रु होता है वो हम पे अटैक करता है। और कभी भी इसका आप रूप इस तरह से भी ले सकते हैं कि जब हमारे अंदर कमजोर होता है, हम स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस हमको दबा देते हैं, या हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तब इजीली हमको जो निगेटिव थॉट्स है वो हमको
हमको एक तरह से कहीं ना कहीं हमको इफेक्ट करते हैं, हमें हार्म करते हैं। उसी तरह से ये सिंधु घाटी सभ्यता का भी जब यहाँ पे ह्रास होने लगा तो विदेशी जनजाति आ गई, और विदेशी जनजाति आने के बाद फिर यहीं पे धीरे धीरे यहाँ का एंड होता है सिंधु सभ्यता का। और सिंधु सभ्यता के बाद अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे सिंधु सभ्यता एंड होने के बाद यहाँ पे आया वैदिक सभ्यता। अब इसके बाद हम आपको वैदिक सभ्यता के बारे में बताएंगे। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया नवपाषाण काल के बारे में, उसके बाद सिंधु सभ्यता के बारे में, ऐतिहासिक काल के बारे में। तो अब हम आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, और उन टर्म्स से आपको एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जैसे गाय को क्या कहते हैं, यज्ञ कैसे होते थे, क्या होते थे, इन सब के बारे में आपको पता चलेगा, जो कि हमारे वेदों से भी जुड़ा हुआ है। किसके कितने उपनिषद हैं, कितने वहाँ पे आपको पाठ मिलते हैं, क्या मिलते हैं, तो इसके बारे में आपको जानने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना होगा। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमें जो है आपके थ्रू अपना नेक्स्ट वीडियो पहुंचाना है, या आपको हमारे थ्रू नॉलेज गेन करनी है, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल पे जो है बने रहना होगा। हमारे चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से ही जैसे हमारा वीडियो यहाँ पे अपडेट होता है, अपलोड होता है, आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाता है, और उस नोटिफिकेशन को पाने के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, और हमारी पूरी जानकारी को देखने के लिए आप हमारा पूरा वीडियो जरूर वॉच करें। कोई भी वीडियो उसको फुल वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो हो सकता है आपसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाए या रह जाए। इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा देखें, उसको नोट डाउन करें। मैं साइड हो जाती हूँ, शायद आपने इसका स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट डाउन कर लें। ये सब सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। हमें ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद देते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करें अगर आपको ये पसंद आता है, ताकि हम आपसे मोटिवेट हो सके और हम आपके साथ ये क्लासेस लेकर कंटिन्यू बने रहेंगे, आप तक ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। हमारी करंट की भी क्लास मॉर्निंग में अपडेट होती है, उससे भी आप जुड़े रहें, ताकि आप हिस्ट्री के साथ साथ हमारे प्रेजेंट में हमारे समाज में क्या चल रहा है उससे भी आप अवगत रहें, आप उससे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।